Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. और आज हम बात करने वाले हैं 21 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो आज हमारे मेजर हाइलाइट्स क्या हैं? हमें देखना है कि हमारे देश में 22 नंबर का IIM, 22वें नंबर का IIM कहाँ पर बन रहा है, इस पे हमें बात करनी है। हमें आज बात करनी है हमारे देश में 130 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आया है, उस बिल पे हम बात करेंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की बात की गई है। इसके अलावा जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो 2016 में बनी थी, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस पे बात करेंगे। और आईसीआईसीआई बैंक ने जो मिनिमम मेंटेनेंस लिमिट थी आपके करेंट सेविंग अकाउंट में, जो मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना था, उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं वापस से, उनको भी हम एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमें डिस्कशन क्या क्या करना है। विथ एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना है और एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा कल हम लोगों ने जो भी सीखा था, जो भी करंट अफेयर्स पढ़े थे, वो आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में मिल जाएंगे। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें करंट अफेयर्स, रिवीजन, स्टैटिक और एमसीक्यू सब कुछ मिल जाएगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करेंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। अब 21 अगस्त से पहले 20 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे जो स्किप हो गए थे, छूट गए थे, उनको पहले हम देख लेते हैं। तो 20 अगस्त को हमने सेलिब्रेट किया वर्ल्ड मॉस्किटो डे। अब मॉस्किटो से कई सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, जीका वायरस, ये सभी मॉस्किटो के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जैसे कि मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है, वो एनोफिलीज मॉस्किटो के कारण मलेरिया होता है, लेकिन उसका एक्चुअली रीजन क्या है, प्रोटोजोआ है, राइट। तो 20 अगस्त को क्या है, 20 अगस्त को बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, सर रोनाल्ड रॉस की। तो यहाँ पर इन्होंने, सर रोनाल्ड रॉस ने 1897 में डिस्कवर किया था कि किस तरीके से मलेरिया जो है वो मॉस्किटो के कारण होता है। मॉस्किटो कैरियर होता है, ट्रांसमिट करता है बीमारी को, जिसका नाम है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। इसलिए वर्ल्ड मॉस्किटो डे हम कब मनाते हैं, हम मनाते हैं 20 अगस्त को। इसकी थीम क्या है, एक्सलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। नाउ बात कर लेते हैं अक्षय ऊर्जा डे। अब यहाँ पे देखिएगा 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी थी और राजीव गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो राजीव गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी था और 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा डे भी मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा की शुरुआत हमारे प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा की गई थी। और 20 अगस्त को ही क्यों चुना गया, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है राजीव गांधी जी की। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने 2004 में इस दिन की शुरुआत की थी, ये भी आपको याद रखना है। अक्षय ऊर्जा डे कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा का मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी से संबंधित है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट डेज थे जो आपको याद रखने हैं। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस है, 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिन है और 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अमित शाह जी ने रिसेंटली लोकसभा में 3 अमेंडमेंट बिल को प्रेजेंट किया है। ठीक है, जहां पे बात की गई है रिमूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर इफ दे आर अरेस्टेड फॉर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। कोई सीरियल ऑफेंस किया है, सीरियस आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, तो आपको यहाँ पर इस्तीफा देना होगा, प्राइम मिनिस्टर के पद को या सीएम के पद को आपको छोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से 3 बिल को प्रेजेंट किया है। तो पहला है 130 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। इसके लिए आपको पता है कि 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है बिल को पास कराने के लिए। जब ये लोकसभा से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करेंगे, तब कहीं ये बिल जाके एक्ट में कन्वर्ट होगा। बाकी जो 2 बिल हैं वो आपके ऑर्डिनरी बिल है, नॉर्मल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025 एंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल 2025। आखिरकार इन बिल में क्या रखा है, तो 130 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो ये कहता है, अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर
उन्हें 30 दिन के लिए अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है और साबित हो जाता है कि उन पे कोई क्रिमिनल चार्जेस है जिसमें सजा 5 साल से ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। इसके पहले हमारे देश में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। अब ये नए जो प्रोविजंस एड ऑन किए जा रहे हैं कि किसी मिनिस्टर को अरेस्ट करते हैं तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, किसी सीरियस क्राइम के लिए आपको अरेस्ट किया जाता है उस केस में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 75, आर्टिकल 165 और आर्टिकल 239 सब क्लॉज ए के अंदर अमेंडमेंट किए जाएंगे और नए प्रोविजंस को एड ऑन किया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? डन। तो आर्टिकल 75 आपके कैबिनेट से हो गया, प्राइम मिनिस्टर से हो गया, आर्टिकल 164 आपका सीएम के लिए है और आर्टिकल 239 डबल ए आपके यूनियन टेरिटरी एनसीआर रीजन के लिए आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी के लिए सेपरेट बिल को प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, अब किसके पास पावर होगी, किसको रिमूव करेगा? तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर को पद छोड़ने के लिए कहेंगे। चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल रिमूव द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मुख्यमंत्री जो है अपने राज्य के मंत्रियों को हटा सकते हैं। गवर्नर के पास पावर है कि वो चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है यूनियन टेरिटरी के, वो यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकते हैं। ये पावर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अभी तक भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था। जैसे कि कुछ समय पहले केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया था, वो जेल में थे लेकिन स्टिल वो सीएम थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इस्तीफा तो जेल से बाहर आने के बाद दिया। तो ऐसे कई सारे केसेस प्रीवियस हिस्ट्री में देखे गए हैं, इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि अगर कोई भी मिनिस्टर है जिसपे कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, 5 साल से ज्यादा की सजा के प्रोविजन है अगर, और 30 दिन के लिए आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका अपोजिशन किया जा रहा है। इसका अपोज क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिएगा, जब कोई गवर्नमेंट पावर में होती, जैसे कि अभी एनडीए गवर्नमेंट पावर में है, तो यहाँ पे अपोजिशन का ये कहना है कि अगर कोई सीएम है जो कैबिनेट को पसंद नहीं आ रहा है, तो आपने जबरदस्ती किसी चार्जेस में उनको फंसा दिया और जेल करा दी, तो उस बेचारे व्यक्ति को तो क्या करना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे मतलब एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और बिल को अपोज किया जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है संसद में। ठीक है, अभी तो सत्र चल रहा है, देखते हैं बिल पास किया जाता है कि नहीं किया जाता। लेकिन अगर बिल पास हो जाता है तो 3 चेंजेस होंगे। आर्टिकल 75 में होगा, आर्टिकल 164 में होगा और आर्टिकल 239 ए में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बनारस के बारे में। तो बनारस बिकम इंडियाज फर्स्ट सिटी टू गेट पोर्टेबल सोलर पैनल बिटवीन रेलवे ट्रैक। आप लोग ने रेलवे ट्रैक देखे? रेलवे ट्रैक के बीच में जो स्पेस होता है ना, इन स्पेसेस में ये जो रेलवे ट्रैक है और ये जो बीच में स्पेसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्लीपर बोलते हैं। ये जो दिख रही है ये क्या है? आपकी स्लीपर है। इन स्लीपर में क्या लगाया जाएगा? सोलर पैनल को इंस्टॉल किया जाएगा जो कि पोर्टेबल होगा, मेड इन इंडिया होगा, जिससे हम सोलर एनर्जी को जनरेट कर पाए। तो ऐसा रेलवे ट्रैक भारत में पहली बार बना है बनारस में। ठीक है, तो पायलट प्रोजेक्ट एट बनारस लोकोमोटिव वर्क सपोर्ट इंडियन रेलवे गोल ऑफ रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट, और रेलवे का जो मिशन है ना कि नेट कार्बन एमिशन जीरो करना, इसमें ये सहयोग करेगा। इसमें बनारस लोकोमोटिव ने 70 मीटर लॉन्ग रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम को इंस्टॉल किया, जिसमें 28 पैनल हैं और हर एक पैनल 15 किलोवाट पावर को जनरेट कर सकता है। इसकी टोटल कैपेसिटी 880 यूनिट्स जनरेट करने की है। 880 यूनिट्स पर किलोमीटर जनरेट करने की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो बनारस में इंडिया का ये पहला शहर है जहां पे पोर्टेबल सोलर पैनल को इंस्टॉल किया गया है बिटवीन द रेलवे ट्रैक। ठीक है, जो कि इजीली मेंटेन किया जा सकता है, इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है और कंप्लीटली इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब जब लोकोमोटिव वर्क के बारे में बात हो रही है जहां पे हमारे इंजन्स को बनाया जाता है, तो मैं आपको कुछ स्टैटिक बताना चाहती हूँ, स्पेशली रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। तो 5 लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडियन रेलवे की हैं। एक है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क, कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है, 1950 में बना था। बनारस लोकोमोटिव वर्क बनारस उत्तर प्रदेश में है, 1961 में बना था। पटियाला लोकोमोटिव वर्क पटियाला पंजाब में है, 1981 में बना था। फिर है माधेपुरा इलेक्ट्रिक इंजन फैक्ट्री। तो ये जो है फैक्ट्री इंडियन रेलवे और फ्रांस गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से तैयार की गई है बिहार में, जहां पर इलेक्ट्रिक जो फ्रेट ट्रेन है, जो इलेक्ट्रिक माल गाड़ियां वगैरह हैं, उनके इंजन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है वेब टेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड। ये इंडिया और अमेरिका का जॉइंट वेंचर है। यहाँ पर डीजल इंजन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है।
कहाँ पर? सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में 2018 में बना था। तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट्स है, आप याद रखेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ को बिंदास होके आप डाउनलोड कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए। चलिए, फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक और छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी है कि अगर आप लोग भी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बैंकिंग करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट जुलाई मंथ का बैंकिंग करंट अफेयर्स मैंने वीडियो लिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मैगजीन की जरूरत है तो कंप्लीट मैगजीन भी अवेलेबल है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया अप्रूव 62,000 करोड़ रुपी डील फॉर 97 तेजस मार्क 1A जेट टू स्ट्रेंथ इंडियन एयरफोर्स फ्लीट। अब रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 62,000 करोड़ रुपए की डील फाइनल की है। किसके साथ डील हुई है? HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। और इंडियन जो हमारा गवर्नमेंट है वो 97 तेजस को परचेज करेगा, जो कि 62,000 करोड़ रुपए के होंगे। और इन तेजस की मदद से जो मिग 21 सीरीज है उनको हम रिप्लेस करेंगे और इंडियन एयरफोर्स को इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। 2021 में भी हमने 48,000 करोड़ रुपए की डील साइन की थी HAL के साथ, जिसके अंदर हमने 83 तेजस को प्रक्योर किया था। पहली बार तेजस को 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें 65% इंडिजीनियस कंपोनेंट का इस्तेमाल किया गया है। तो कितने की डील है? 62,000 करोड़ रुपए की डील है। किसके लिए है? तेजस के लिए। कितने तेजस खरीदे जाएंगे? 97 तेजस खरीदे जाएंगे। डील किसके साथ है? HAL के साथ। आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, आईसीआईसीआई बैंक रिड्यूस मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट आफ्टर पब्लिक आउटरीच। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने क्या किया था, जो आपका अकाउंट बैलेंस है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस, पहले आप 15,000 रुपए रख सकते थे, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन मिनिमम अकाउंट बैलेंस कितना कर दिया? 50,000 रुपए रख दिया। 50,000 से कम अगर आपके अकाउंट में पैसा होगा तो पेनाल्टी लगेगी। तो इसके बाद जो पब्लिक थी, जो इसके कस्टमर थे, वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, तो इनको अपना फैसला बदलना पड़ा। तो आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इसने जो मिनिमम एवरेज बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसको रिवाइज किया है। ठीक है, पहले इसने क्या किया था? 10,000 से, देखो इसने रिवाइज कर, पहले क्या किया था इसने, जो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट थी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी थी नई कस्टमर के लिए अर्बन एरियाज में। ठीक है, लेकिन वापस से इसे चेंज करना पड़ा। अब रिवीजन क्या हुआ है, इसने कहा है कि अर्बन एरिया में जो आईसीआईसीआई बैंक की ब्रांचेस हैं उसमें मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट 15,000 रुपए है, 50,000 रुपए से वापस ये 15,000 में आ गए हैं। सेमी अर्बन एरिया में 25,000 से रिड्यूस करके 7,500 कर दिया है। और जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं उसमें 5,000 रुपए की बात की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। लोकसभा पास्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 को लोकसभा से पास कर दिया है। इसमें कोई भी अपोजिशन का रोल नहीं था, अपोजिशन भी ने भी हंसी खुशी इस बिल को पास कर दिया है। वर्तमान में हमारे देश में 21 IIM काम कर रहे हैं और अब 22 नंबर का IIM हमारे देश में बनने जा रहा है। कहाँ पर? गुवाहाटी में। इसके लिए 550 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। IIT गुवाहाटी हमारे देश का 22nd नंबर का IIM हो जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये सेकंड नंबर का IIM होगा। इसके पहले शिलोंग में देखने को मिलेगा 2007 में। इसके अलावा IIM का कैंपस दुबई में भी नेक्स्ट मंथ तक तैयार किया जाएगा, ऐसा कैबिनेट ने कहा है। ठीक है, तो याद रखना, वर्तमान में 21 IIM है और 22वें नंबर का IIM मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ पर बनेगा? आंसर हो जाएगा गुवाहाटी में बनेगा। ठीक है, 550 करोड़ रुपए का बजट आपको देखने को मिल जाएगा। डन। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में WHO कहा जाता है। WHO रिसेंटली अनाउंस दैट नेपाल हैज एलिमिनेटेड रुबेला एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर रुबेला रुबेला जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है। हमारे देश में याद होगा आपको, एक कैंपेन चलता है MR, मीसल्स एंड रुबेला के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, राइट? है ना, सभी को, आपको भी कभी ना कभी रुबेला के इंजेक्शंस लगे होंगे। तो रुबेला जो बीमारी होती है वो वायरस के कारण होती है और WHO ने नेपाल को रुबेला फ्री डिक्लेयर किया है कि रुबेला अब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है नेपाल में। और नेपाल साउथ ईस्ट एशिया की पहली कंट्री बन चुकी है जिसको WHO ने रुबेला फ्री डिक्लेयर किया है।
रुबेला को जर्मन मीसल्स के नाम से भी जाना जाता है और ये वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है जो कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलती है। अगर इंडिया का स्टेटस देखते हैं तो इंडिया ने जो एमआर कैंपेन की शुरुआत की थी वो 2017 में की थी। इसके अंदर 9 महीने से लेके 15 साल तक के बच्चों को हमने क्या किया था, वैक्सीनेट किया था। आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे, राइट। चलिए नेक्स्ट है कोटेक। कोटेक इज द फर्स्ट इंडियन फर्म टू रिसीव लाइसेंस फ्रॉम यूएई सिक्योरिटी एंड कम्युनिटी अथॉरिटी। जैसे कि हमारे देश में जैसे कि कोई फॉरेन कंपनी आती है, कोई फॉरेन बैंक आता है, ठीक है, और वो शेयर मार्केट में जाना चाहता है, भारत की कम्युनिटी मार्केट में जाना चाहता है, सिक्योरिटी मार्केट में जाना चाहता है, तो भारत से उसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही तो कोई एरी गैरी कंपनी भारत में आके शेयर मार्केट में अपने स्टॉक को लेकर नहीं आ जाएगी, लाइसेंस की जरूरत होगी ना। तो वैसे ही यहाँ पे कोटेक महिंद्रा इंटरनेशनल के बारे में बात हो रही है। कोटेक महिंद्रा इंटरनेशनल भारत की पहली इंडियन फर्म बन चुकी है जिसको यूएई के कम्युनिटी और सिक्योरिटी मार्केट में लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। तो Kotak Mahindra International announced that it has received a license by the Security and Commodity Authority, the capital market regulator of UAE, to conduct investment fund management and portfolio management activity. इसके साथ ही ये पहला इंडियन फर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोटक इंटरनेशनल आपकी जो कोटक ग्रुप है उसकी इंटरनेशनल आर्म देखने को मिलेगी। इनके हब सिंगापुर, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई और मॉरिशस में मिल जाएंगे। अब यहाँ पे प्रहलाद जोशी जी ने कुछ कहा है। लोकसभा में, राज्यसभा में बहुत सारी बातें होती हैं, अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग मंत्री अपने अपने पक्ष को रखते हैं, कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट पब्लिश किए जाते हैं। तो वैसे ही प्रहलाद जोशी जी ने कहा है कि इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है जापान को और इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर बन चुका है। इंडिया 1,08,000 गीगावाट आवर सोलर पावर जनरेट करता है, जबकि जापान 96,000 गीगावाट आवर प्रोड्यूस करता है। तो इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है और इंडिया वर्ल्ड में 3rd नंबर का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूसर है। अगर हम लीडिंग सोलर पावर प्रोड्यूसर के बारे में बात करें तो चाइना है। चाइना 584 बिलियन यूनिट्स सोलर पावर प्रोड्यूस करता है। इंडिया वर्ल्ड में 5th नंबर पे है इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी के मामले में। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, तो हमारे जो टोटल ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसका 30% आपको रिन्यूएबल एनर्जी देखने को मिल जाएगा। अब फॉर द फर्स्ट टाइम एसबीआई ने इकोनॉमी रिसर्च डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में कहा है कि महाराष्ट्र नंबर 1 स्टेट है जिसमें यूपीआई का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का परसेंटेज शेयर 9.8% है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका और यूपी आपको देखने को मिल जाएगा। वही फोन पे टॉप यूपीआई एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, फॉलोड बाय द गूगल पे एंड पेटीएम। और एसबीआई जो है वो लार्जेस्ट रिमीटर भी है। 5.2 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, 3.4 टाइम्स द एचडीएफसी बैंक, ठीक। नेक्स्ट, अब एक हिस्टोरिक डील साइन हुई है इजिप्ट और इजराइल के बीच में, और इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी डील बताई जाती है, ठीक है। तो इजिप्ट हैज साइन अ लैंडमार्क $35 बिलियन डील agreement to import natural gas from the Israel लेविथॉन गैस फील्ड। तो अगर आपसे सिंपल स्टैटिक क्वेश्चन बनता है कि लेविथॉन गैस फील्ड कहाँ पर है, तो ये इजराइल में है। और इजराइल की इस गैस फील्ड से इजिप्ट $35 बिलियन की डील कर रहा है और इस फील्ड से वो नेचुरल गैस को इंपोर्ट करेगा। तो Egypt has signed a landmark $35 billion agreement to import natural gas from the Israel Leviathan gas field, और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डील इजराइल की हिस्ट्री में हुई है। 130 बिलियन क्यूबिक मीटर नेचुरल गैस को ये एक्सपोर्ट करेगा इजराइल, किसको, इजिप्ट को, थ्रू द 2040। ये डील जो है वो न्यू मेड कंपनी और ब्लू ओशियन एनर्जी कंपनी के बीच में साइन की गई है और 2026 से ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस गैस फील्ड के बारे में, तो यहाँ पर आपको ये इजराइल देखने को मिल जाएगा। इजराइल के यहाँ पर आपको ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर देखने को मिल रहा है। इसी भूमध्य सागर पे इजराइल के कोस्ट से कुछ दूरी पर आपको लेविथॉन गैस फील्ड देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर टोटल 600 बिलियन क्यूबिक मीटर के रिजर्व्स आपको देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है, इतनी चीजें। अब भारत में भी ऑयल फील्ड होंगी, भारत में भी गैस फील्ड है। जनरली जो गैस फील्ड होती है वो कोस्टल एरियाज में आपको जनरली 99% चांसेस होता है कि आपको जो गैस फील्ड देखने को मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, कोस्टल एरिया में देखने को मिलती है। तो मेजर प्लेसेस अगर नेचुरल गैसेस रिजर्व के भारत में देखें तो आप देखो ये गुजरात बॉम्बे बेसिन आपको मिल रहा है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ आसाम का डिगबोई और त्रिपुरा है, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, बॉम्बे हाई, बाड़मेर ऑफ राजस्थान हो गया, फिर तमिलनाडु उड़ीसा असम और त्रिपुरा हो गया। ये कुछ एरियाज है जहां पर आपको नेचुरल गैस के रिजर्व्स भारत में देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए, अब अगले जो पर्सन है जिनके बारे में हमें बात करनी है वो है इंद्रनील भट्टाचार्य। ठीक है, इंद्रनील भट्टाचार्य जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको देखने को मिल जाएंगे आरबीआई में। आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 19 मार्च 2025 में बनाए गए थे, किसे, इंद्रनील भट्टाचार्य को। और अब इंद्रनील भट्टाचार्य मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे एक सेकंड मैडम, आपने तो सिखाया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में केवल 6 मेंबर होते हैं, तो कोई ना कोई मेंबर जो है वो कमेटी को छोड़ रहा होगा, तभी तो ये व्यक्ति आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इंद्रनील भट्टाचार्य रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि राजीव रंजन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एग्जिट कर रहे हैं। राजीव रंजन ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को 2022 में ज्वाइन किया था और ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी और पॉलिसी रिसर्च को ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एग्जिट कर रहे हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं, एक आरबीआई का गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और 3 अदर मेंबर्स होते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे गवर्नर संजय मल्होत्रा, डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता, राजीव रंजन। अब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे इनको रिप्लेस कौन करेगा, इंद्रनील भट्टाचार्य इनको रिप्लेस कर देंगे। इसके अलावा 3 मेंबर है, नागेश कुमार, राम सिंह और सौगाता भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट। पंजाब नेशनल बैंक फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू माइग्रेट टू सिक्योर डॉट बैंक डॉट इन डोमेन। याद कीजिए, अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने एक सर्कुलर लेकर आया था। आरबीआई ने कहा था कि जो सभी बैंक्स हैं, सभी बैंक की अपनी एक वेबसाइट होती है और वेबसाइट की जो एंडिंग है वो अलग अलग डोमेन से आपको देखने को मिलेगी। तो सभी बैंक अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको माइग्रेट करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे डॉट बैंक डॉट इन डोमेन में। ऐसा आरबीआई का सर्कुलर आया था अंडर द गाइडेंस ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो पंजाब नेशनल बैंक पहला पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुका है जिसने सक्सेसफुली अपनी ऑफिशियल वेबसाइट को माइग्रेट कर लिया है डॉट बैंक डॉट इन डोमेन में। आप यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट देख सकते हैं, pnb.bank.in। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर को सेफ और सिक्योर डिजिटल बैंकिंग प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट। अब लोकसभा में यहाँ पर पूछा गया कि बताइए आप फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर लोकसभा में बताया गया कि नाबार्ड और आरबीआई दोनों ही मिलकर रूरल एरियाज में फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम या कैंपेन को रन कर रहे हैं। तो नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड आरबीआई हैज अंडरटेकन वेरियस इंटरवेंशन टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस प्रोग्राम इन द रूरल इंडिया, रूरल पॉपुलेशन को सिखाने के लिए। इसके लिए सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है आरबीआई के द्वारा। सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत आरबीआई ने 2017 में की गई थी और इसके अंदर भारत में 2421 सेंटर को स्टैब्लिश किया गया है फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। हर एक ब्लॉक में एवरेज 3 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर है, ऐसा लोकसभा में बताया गया। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि हमारे देश में कितने फाइनेंशियल लिटरेसी एक्सीलेंट सेंटर्स है, तो 2421 है एज पर द नाबार्ड एंड आरबीआई रिपोर्ट। क्लियर, नेक्स्ट। अब एस&पी ग्लोबल के बारे में बात करते हैं। एस&पी ग्लोबल ने भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है उसको इम्प्रूव किया है। क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होने का ये मतलब होता है कि भारत जो है वो एक पॉजिटिव स्टेबल इकोनॉमी रखता है। भारत में अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को लेकर, मतलब फाइनेंशियल जो भी हम कमिट करते हैं उसको लेकर हम कितने प्रतिबद्ध हैं, किस डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, हमारा कमिटमेंट लेवल कितना है, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, भारत की इकोनॉमी को हम किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं और किस तरीके से वो स्टेबल से पॉजिटिव हो रही है। इसका ये मतलब होता है जब आप रेटिंग को इम्प्रूव करते हैं। तो एस&पी ग्लोबल ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को 18 सालों के बाद अपग्रेड किया है।
BBB नेगेटिव कैटेगरी से हम BBB कैटेगरी में आ गए हैं। इंडिया इंडियाज फर्स्ट सोवरिन अपग्रेड बाय S&P इन 18 ईयर। 2007 में लास्ट टाइम इसको रखा गया था, स्टेबल से पॉजिटिव कैटेगरी में आई है। S&P ने कहा है कि भारत जो है वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी परफॉर्मेंस रखता है। भारत की जो रियल जीडीपी एवरेज ग्रोथ हुई है वो 8.8% से आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर फिस्कल डेफिसिट देखते हैं भारत में तो जीडीपी का 4.8% है, इसको हमें 4.4% करना है बाय द FY26। राजकोषीय घाटा रिड्यूस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट टॉप ब्रांड 2025 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट। रिसेंटली 19th नंबर का चाइना ब्रांड फेस्टिवल हुआ था सिंजान में, वहां पर जो टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड लिस्ट है उसे पब्लिश किया गया है। इसकी थीम क्या थी? एआई एंड ग्लोबल एक्सपांशन। यहाँ पर आप देखेंगे जो दुनिया का सबसे पॉपुलर ग्लोबल ब्रांड है वो माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट के बाद एनवीडिया देखने को मिल जाएगा, देन एप्पल है, एप्पल के बाद अमेजॉन और फिर गूगल आपको अल्फाबेट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रियल मैड्रिड नेम्ड वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब। तो अगेन रियल मैड्रिड वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बन चुका है। रियल मैड्रिड के बाद आपका बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है और उसके बाद मैनचेस्टर सिटी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए अब कुछ एमसीक्यू देखेंगे और कुछ और अभी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स बचे हैं वो भी हम देखेंगे विद वन लाइनर्स। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस इन अप्रैल 2025 इट्स प्लान टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन द मून। याद कीजिए कल मैंने आपको नासा के बारे में बताया था। नासा ने कहा था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट को चंद्रमा की सरफेस पे 2030 तक बिल्ड करेंगे, लेकिन उसके पहले अप्रैल 2025 में चाइना ने अनाउंस किया था कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करेंगे चंद्रमा पे कब तक? 2035 तक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। Russia has officially announced its plan to launch ambitious वेनेरा डी मिशन। तो वेनेरा डी मिशन किस प्लेनेट पे जाएगा? तो ये वीनस मिशन होगा, ठीक है। इसका एक्सपेक्ट किया गया है कि 2036 तक इसे रशिया लॉन्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री which railway zone has all five crucial department? ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, कमर्शियल, फाइनेंस, सिक्योरिटी और मेडिकल डिपार्टमेंट। इन पांचों मेजर डिपार्टमेंट को वीमेन ऑफिसर के द्वारा लीड किया जा रहा है। तो वो कौन सा रेलवे जोन है? आंसर हो जाएगा साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ये है साउथ सेंट्रल रेलवे जिसके पांचों इंपॉर्टेंट क्रूशियल डिपार्टमेंट ऑपरेशनल, कमर्शियल, फाइनेंस, सिक्योरिटी और मेडिकल, इनको महिलाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट को हेड कर रही है के पद्मजा, कमर्शियल डिपार्टमेंट को इति पांडे, फिर अरोमा सिंह सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं, निर्मला नरसिम्हन मेडिकल डिपार्टमेंट को और हेमा सुनीता फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। तो याद रखना है साउथ सेंट्रल रेलवे इसका आंसर है। हु हैज वॉन द चिनचिनाती ओपन 2025 मेन सिंगल? आंसर क्या हो जाएगा? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जेनिक सिनर को डिफीट किया है। वो कौन सा वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसने रिसेंटली नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जीता है? मतलब यूएनडीपी का इक्वेटर प्राइज जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीवी फातिमा वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देखने से पहले लास्ट क्लास में मतलब 20 अगस्त को हमने क्या सीखा था? 20 अगस्त को मैंने आपको बताया था कि मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जीता है जो कि गंगानगर राजस्थान से है। फिर यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को अपना कैंडिडेट चुना है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। 9 सितंबर को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भारत में किए जाएंगे। इसरो ने इसरो ने मेचुका अरुणाचल प्रदेश में अपनी स्पेस लेबोरेटरी को ओपन किया है। रशिया वेनेरा डी वीनस मिशन को 2036 तक लॉन्च करेगा। गवर्नमेंट एनिमल ब्लड बैंक नेटवर्क को स्टेब्लिश कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है वो पहला फ्रंट आपका रेलवे बन चुका है जो कि बायोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ पार्टनरशिप हुई है। यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट गोरखपुर में ओपन हुआ है जो कि भारत का सेकेंड है। कारगिल के एप्रिकॉट को सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट किया गया है अंडर द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव। फिर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना पे बात की थी, 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है, 3.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किए जाएंगे। फिर यहाँ पे एशिया कप हॉकी 2025 के लिए मैस्कॉट अनवील किया है जो कि चांद है और जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के टाइगर से और मेजर ध्यानचंद से इंस्पायर है। फिर श्वेता मेनन ये पहली महिला प्रेसिडेंट बन चुकी हैं मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की।
ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग ने ई जागृति प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का है। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की माउंटेनियर है जिनका नाम है कबा खियानो। ये माउंट एल्ब्रस पे चल चुकी मतलब इन्होंने माउंट एल्ब्रस पे क्या किया है, फतेह हासिल की है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है। फिर आरबीआई ने एक सर्कुलर पास किया है और कहा है कि जो आपके चेक सेटलमेंट्स है वो सेम डे पे सेटल किए जाएंगे, और ये 4 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा। क्लियर। लास्ट में है क्वेश्चन ऑफ द डे कि सहारिया ट्राइब कहाँ पर पाई जाती है, किन राज्यों में आपको सहारिया जनजाति देखने को मिलेगी। सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर सेशन पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।